नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्वार्थ का रिश्ता। शाम का समय था। कमला जी ने कुछ सामान लाने के लिए जैसे ही बहू के पर्स से पैसे निकालने के लिए चेन खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने अपनी बहू के पर्स में? चलिए जानते हैं आगे की इस कहानी में। आज सावन के महीने का पहला सोमवार था, इसलिए कमला जी सुबह जल्दी उठकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। उनकी खटर पटर की आवाज़ सुनकर उनकी बहू चिड़चिड़ा रही थी। यह देखो बुढ़िया को, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर देती है। खुद तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं और मुझे भी चैन से सोने नहीं देती। पूरी रात खांसती रहती है, मनहूस कहीं की। थोड़ी देर बाद कमला जी के कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कमला, ओ कमला, मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? नीलम ने बैग कंधे पर टांगकर कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी सास कमला को आवाज़ लगाते हुए पूछा। हाँ बहू, तुम्हारा डब्बा तैयार है, कमला जी ने उत्तर दिया। नीलम किचन में गई और अपनी सास द्वारा दिए गए टिफ़िन को खोलकर देखा तो मुंह पिचकाते हुए बोली, अरे यह क्या बुढ़िया, तूने परसों ही तो टिफ़िन में आलू के पराठे दिए थे, आज फिर वही बना दिए। तुझे कितनी बार कहा है, रोज रोज एक ही चीज़ मत दिया कर। रोज एक जैसा खाना खाकर मैं बोर हो जाती हूँ। कमला जी सहमी सी चुपचाप खड़ी रही और बहू नीलम बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकल गई। अपनी घड़ी में समय देखते हुए नीलम ने फिर से कमला जी को आवाज़ लगाई और कहा, बुढ़िया, पिंकी को फटाफट नाश्ता करवाना, वरना तेरी वजह से आज फिर से स्कूल बस छूट जाएगी। नीलम उसी स्कूल में अध्यापिका थी जिसमें पिंकी पढ़ती थी। पोती पिंकी और बहू के स्कूल जाने के बाद कमला जी ने नाश्ता किया और किचन समेटने में लग गईं। सारा घर का काम करने के बाद वह थक कर चूर हो चुकी थी, इसलिए उनकी आंख लग गई। आँख खुली तो पिंकी और नीलम के स्कूल से वापस आने का समय हो चुका था। हिम्मत करके उठी और दोनों के आने से पहले गर्मा गर्म रोटियां बनाकर दोनों के लिए थाली लगा दी। उनकी पोती पिंकी उनके हाथ से ही खाना खाया करती थी। नीलम भी खाना खाने के बाद यह कहते हुए कि शाम को उसने अपनी सहेली रानी को खाने पर बुलाया है तो खाने में कुछ अच्छा बना देना, बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमला जी ने काफ़ी पहले से रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी और बहू के कहे अनुसार अच्छे से अच्छे पकवान बना कर दिए। घर का सारा काम निपटा कर कमला जी हटी ही थी कि बहू ने उनके हाथ में अपने कपड़े और पिंकी की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए थमा दी। ऐसा नहीं था कि कमला जी अपनी बहू से प्यार नहीं करती थी, वह तो नीलम को बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर बड़े अरमानों से घर में लाई थी। वह खुशी खुशी बहू के सारे काम अपने हाथों से कर दिया करती थी, परंतु जब से नीलम का रवैया उनके प्रति बदला और नीलम ने उनको बात बात पर अपमानित करना शुरू किया, तब से उनका दिल कुछ टूट सा गया था। देखते ही देखते बहू का रवैया अब ज़्यादा बदतर हो गया था। अब जब देखो तब नीलम फ़ोन पर ही व्यस्त रहा करती थी। मुझे ना जाने क्यों आभास होता था कि फ़ोन के दूसरी तरफ बात करने वाला व्यक्ति मेरा बेटा तो नहीं है, क्योंकि एक तो दिन में वह व्यस्त रहता था और जब भी फ़ोन करता था तो सबसे पहले मुझसे बात करता, फिर पिंकी और फिर नीलम से। उसके कमरे का दरवाज़ा भी अब काफ़ी समय तक बंद रहने लगा था। एक दिन जब फ़ोन पर बात करते उसको काफ़ी समय हो गया तो हिम्मत करके मैंने उससे बड़े ही प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा किसका फ़ोन है? वारी बुढ़िया, तू तो बड़ी नज़र रखने लगी है मुझ पर। मैं चाहे जिससे भी बात करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं बता दे रही हूँ बुढ़िया, अपने काम से काम रख। मेरी किसी मामले में अड़ने की तुझे ज़रूरत नहीं है, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम ने तिड़कते हुए जवाब दिया तो कमला जी सहम कर रह गईं। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, मेरे बैग में से 200 रुपये लेती जा। शाम को मंदिर से आते समय मेरे लिए गोलगप्पे और रस मलाई लेती आना। नीलम ने सास को ऑर्डर देते हुए कहा।
ठीक है बहू, कमला जी ने उत्तर दिया। वह नीलम के कमरे से बैग से पैसे लेने गई। जैसे ही बैग की चैन खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीलम के बैग में सिगरेट का पैकेट था। कमला जी ने पैसे लेकर चैन बंद कर दी और मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी, परंतु उनका ध्यान अभी भी उस सिगरेट के पैकेट पर ही अटका हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार या तो नीलम छुप छुप कर सिगरेट पीती थी, या तो फोन के दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से नीलम दिन भर बातों में व्यस्त रहा करती थी, यह उसका पैकेट हो सकता था। परंतु बिना सत्य जाने उन्होंने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित न समझा। लेकिन जब वह बहू पर थोड़ी नज़र रखने लगी थी, अगले ही दिन जब बहू फोन पर बातें करते करते छत पर चली गई, तो कमला जी पिंकी को सुलाकर कुछ समय बाद छत की सीढ़ियों पर नीलम की बातें सुनने के लिए चुपचाप खड़ी हो गईं। यार राहुल, तुम भी कमाल करते हो। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, यह बताओ फ्राइडे को स्कूल के बाद कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? वाओ, लेक्यू गार्डन, वह तो मेरी फेवरेट जगह है। बहू के मुंह से किसी अनजान व्यक्ति का नाम सुन कमला जी जैसे अपनी जगह खड़ी हुई एक पत्थर की तरह जम गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिसकी शंका थी, आखिर वही हुआ। नीलम उनके बेटे को ना जाने कब से धोखा दे रही थी। सीढ़ियों पर खड़े अचानक कमला जी का सर चकराने लगा और सीढ़ियों पर रखा गमला उनके पैरों से टकराकर नीचे गिर गया। कमला जी डर गई और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगी, परंतु नीलम ने उनको नीचे जाते हुए देख लिया था। नीलम फ़ोन बंद करके तुरंत नीचे आई। उसके चेहरे का रंग कुछ सफ़ेद सा पड़ गया था, परंतु उसने अपने चेहरे का रंग छुपाते हुए तड़कते लहजे में सांस की चोटी कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्यों री बुढ़िया, तू मेरी जासूसी करेगी? अब बोल, तू इस समय छत पर क्या करने गई थी और तूने क्या क्या सुना? बोल जल्दी बुढ़िया, नहीं तो। नहीं नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे छोड़ दो। बहू, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। बुढ़िया, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? नीलम सांस को डांटते हुए अपने कमरे में आई और तुरंत राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल यार, आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी बूढ़ी सास ने छुपकर हमारी बातें सुन ली हैं। ओहो काजल, यह तो अनर्थ हो गया। अगर उसने अपने बेटे को यह सब बात बता दी तो तुम्हारा पति तो हमें सूली पर ही टांग देगा। राहुल ने घबराहट में कहा। अब क्या करें राहुल, प्लीज़ कुछ बताओ ना तुम। नीलम ने भी घबराते हुए पूछा। इसका एक ही रास्ता है नीलम, इससे पहले यह अपने बेटे को कुछ भी बताए, क्यों ना हम इसे रास्ते से हटा देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल, मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि टपका डालते हैं बुढ़िया को। बोलो, क्या कहती हो तुम? क्या ये संभव है? नीलम ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बूढ़ी हड्डी है, गले पर हाथ रखो तो मर जाए। वैसे भी अब बूढ़ी हड्डी के दिन ही कितने बचे हैं, मर भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन राहुल, हम बुढ़िया को घर में मारने का रिस्क नहीं ले सकते। कुछ ऐसा उपाय सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीलम ने राहुल से पूछा। अरे नीलम, तुम चिंता मत करो, इसका भी उपाय है मेरे पास। वह सब हम कल मिलकर स्कूल में डिस्कस करते हैं। राहुल ने नीलम को समझाते हुए उत्तर दिया। उधर दूसरी तरफ कमला जी को अब नींद कहाँ आने वाली थी। सारी रात उन्हें अपने बेटे और पोती की और अपने कुल की चिंता सता रही थी। कमला जी का दिन इसी सकाम कसमाकस में निकल गया कि कैसे अपने कुल की रक्षा की जाए। अब शाम होने को आई थी। कमला जी प्रतिदिन की तरह शाम को मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ राहुल और नीलम कमला जी के मर्डर की सारी प्लानिंग कर चुके थे। उन्हें तो बस कमला जी का मंदिर से घर वापस लौटकर आने का इंतज़ार था। कमला जी रोज की तरह मंदिर में भजन कीर्तन करके अपने घर की तरफ चल दी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कमला जी इसे अपने मन की शंका समझकर फिर से चल दी। अचानक उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उनकी हल्की फुल्की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक गाड़ी में पाया जो हाई स्पीड पर दौड़े चली जा रही थी।
वह अपनी होश हवास में तो नहीं थी, परंतु उन्हें अपने कानों में किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यार राहुल, यह बुढ़िया मर तो जाएगी ना? नीलम ने घबराते हुए राहुल से पूछा। अरे बुढ़ी हड्डी है, ऊपर से तैरना भी नहीं आता, बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल ने चहकते हुए तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी को ब्रेक लगाए। नीलम और राहुल दोनों गाड़ी से बाहर उतरे और इधर उधर देखकर जायजा करने लगे। कमला जी अधमरी स्थिति में थी। इससे पहले वे पूरी तरह होश में आती, दोनों ने उनके हाथ पांव पकड़कर यमुना नदी के पुल से धक्का दे डाला। नीलम और राहुल दोनों पहले ही डरे हुए थे। इससे पहले उन्हें वहाँ कोई देखता, तेज रफ्तार गाड़ी भगाकर वहाँ से भाग निकले। इधर कमला जी को पानी में गिरते ही जैसे ही होश आया, वह झटपटाकर अपने हाथ पैर मारने लगी, परंतु उनके मुंह से अभी भी कुछ नहीं निकल पा रहा था। वहीं तट पर बैठे एक लड़के ने जब देखा सामने कोई डूब रहा है, तो तुरंत पानी में डुबकी लगा कमला जी को बचाकर किनारे पर ले आया। कमला जी अधमरी हालत में थी, उनके पेट में पानी भर चुका था। अशोक ने उनका पेट दबाकर पानी निकाला, उनके हाथ पैर सहलाए, तब जाकर उनको थोड़ा होश आया, परंतु वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। उनकी हालत किसी पागल इंसान के जैसी हो गई थी। होठ नीले पड़ चुके थे। डरी सहमी कमला जी का शरीर थर थर काँप रहा था। उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अशोक लगातार उनको सहलाए जा रहा था और उनको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अशोक ने जैसे ही कमला जी से पूछा, माँ जी आप नदी में कैसे गिर गई? कमला जी फिर से बदहवास सी होने लगी। अशोक बिना कुछ कमला जी से पूछे उन्हें फटाफट अपने घर ले आया और घर लाकर बेड पर लिटाया। लगातार उनके हाथ पांव सहलाता रहा। कमला जी ने आंखें खोली तो अशोक ने फिर से उनसे पूछा, माँ जी क्या आप ठीक हैं? उनके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। माँ जी सबसे पहले आप ये गीले कपड़े उतार दीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। अशोक ने अपनी माँ की साड़ी कमला जी को देते हुए कहा। अशोक इस घर में अकेला रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह घर पर ही बच्चों को होम ट्यूशन दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। वह संध्या के समय यमुना नदी के तट पर समय बिताया करता था, या खाली समय में वह कॉमेडी मूवी देखा करता था। कॉमेडी फिल्मों का बड़ा ही शौकीन था। आज भी वह बच्चों को ट्यूशन देकर और अपने लिए खाना बनाकर रोज की तरह तट पर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। माँ जी अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? अशोक ने कमला जी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, कमला जी ने धीमे से स्वर में सहमे हुए कहा। माँ जी आप कौन हैं और आप नदी में कैसे गिरी? अशोक ने आश्चर्यचकित होकर कमला जी से सवाल किया। इतना सुनते ही कमला जी फिर से फूट फूट कर रोने लगीं। अभी डरी सहमी हुई थी। अशोक ने उन्हें सांत्वना दी और चुप कराया। कहा, माँ जी आप रोइए मत, अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए और फिर आराम कीजिए, हम कल आराम से बात करेंगे। अशोक ने माँ जी को थोड़ा सा खाना खिलाया और सुला दिया। अगले दिन जब कमला जी उठी तो फिर से जोर जोर से रोने लगी। उनके दिल और दिमाग को जैसे सदमा सा लग गया था। अशोक ने उन्हें चुप कराकर नाश्ता कराया और कहा, अब डरिए मत माँ जी, आप मुझे बताइए क्या हुआ है, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माँ जी मैं आपके बेटे के समान हूँ, कृपया मुझे बेफिक्र होकर बताइए। अशोक ने कमला जी को चुप कराते हुए फिर से कहा, बेटा मेरा नाम कमला देवी है, मैं पास के ही गांव रामपुर में रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी विकास चौधरी पुलिस इंस्पेक्टर थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और साथ में उन दोनों की लाडली भी। दोनों माता पिता मुझे जी जान से प्यार करते थे। मेरी छोटी से छोटी इच्छा उनके लिए बहुत मायने रखती थी। पिताजी के शहीद हो जाने के बाद मेरी माताजी बसंती देवी ने मेरा विवाह पिताजी के एक दोस्त इंस्पेक्टर श्यामलाल जी के बेटे जगदीश से कर दिया। जगदीश जी बैंक में प्राइवेट जॉब करते थे। वे बड़े सज्जन और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। सभी लोग उनका बड़ा ही आदर सम्मान किया करते थे।
पूरे 2 साल के बाद मेरे आंगन में एक नन्हा सा फूल खिला, मेरा प्यारा बेटा संजय। अब हम सब बहुत खुश थे, परंतु मेरे सास और ससुर की चारों धाम की यात्रा पर जाते समय कार दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात से मेरे पति अत्यंत ही दुखी और उदास रहने लगे थे। फिर जाने कब कौन सी मनुष्य घड़ी में उन्हें शराब की लत लग गई। फिर शराब के नशे में धुत प्रतिदिन घर आना, मुझे गालियां देना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। गालियां तो गालियां, अब तो उन्होंने मुझे मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। जगदीश जी की नौकरी छूटने के बाद जैसे तैसे थोड़े से पैसे जमा करके मैंने अचार बनाने का सामान खरीदा और अचार बेचना शुरू किया। मैं दिन रात मेहनत करती, अचार बेचकर जो पैसे आते उन्हीं से घर खर्च चलाती और अपने बेटे के स्कूल की फीस भरती। शराब की लत ने जगदीश जी को ऐसा बना दिया था जैसे वे कभी नहीं थे। अचार बेचकर कमाए हुए पैसे भी बहुत बार मुझसे छीन कर ले जाया करते थे, इसलिए मुझे पैसे छिपा छिपा कर रखने पड़ते थे। मेरा बेटा संजय उस समय 10 वर्ष का था। वह बचपन से ही बड़ा ही बुद्धिमान और संवेदनशील था, मुझसे बड़ा ही प्रेम करता था। जब जगदीश भी मुझ पर हाथ उठाते थे तो वह अपने पिता पर विरोध करता और मेरे सामने अड़कर खड़ा हो जाता। मेरे हिस्से की मार भी खुद खा लेता था। वह अपने पिताजी को समझाता भी था। जगदीश जी की तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी थी। उनकी बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। टीबी के साथ साथ उनके लीवर भी खराब का बुरा असर होने लगा था। लीवर खराब होने के कारण एक दिन वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनकी मौत का बहुत सदमा हुआ। मैं जैसे टूट सी गई थी। पति आखिर पति ही होता है। उनका सहारा, उनका नाम ही मेरे लिए काफ़ी था। मानती हूँ उनके जीवित रहने पर उनकी वजह से मैंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनके जाने के बाद भी कौन सी कम मुश्किलें आईं। एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को पालना अत्यधिक कठिन होता है। तब मैंने और ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझ पर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी थी। उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना था। उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे और अधिक पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपना अचार का काम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते मेरा काम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। पैसे जमा करके बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने बेटे को पूना पढ़ने के लिए भेजा, जहां उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मैंने और मेरे बेटे ने जो मेहनत की थी, भगवान ने अब उसका फल हमें दे दिया था। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात बॉम्बे में एक अच्छी सी कंपनी में उसकी एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई। अब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, आपने अपना सारा जीवन कठिनाइयों में बिताया है। अब भगवान की दया से मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब आप ये अचार का काम छोड़ दीजिए। अब आप घर पर रहिए। वैसे भी इस उम्र में अब आपको आराम की ज़रूरत है। बेटी की बात मानकर मैंने भी काम करना छोड़ दिया और अब घर पर ही समय व्यतीत करने लगी थी। परंतु अकेले होने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता था। कभी जगदीश जी की याद मुझे घेर लेती तो कभी संजय की। इसलिए मैंने सोचा, अब संजय की शादी, अच्छी नौकरी तो लग गई है, अब हमारे घर की स्थिति भी सुधर चुकी है, क्यों ना संजय की शादी कर दी जाए। घर में बहू आएगी तो घर की कितनी रौनक हो जाएगी। फिर पोता पोती होंगे, घर में उनकी किलकारियाँ गूंज उठेंगी। यही सोचकर मैंने संजय के लिए लड़की देखना शुरू किया। काशी में मुझे नीलम नाम की लड़की संजय के लिए बहुत पसंद आ गई। लड़की बड़ी ही सुशील और संस्कारों वाली दिखाई पड़ रही थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। मुझे वह पहली नज़र में ही भाग गई। मैंने उसकी तस्वीर संजय को भेजकर उसकी मर्जी जाननी चाही, तो उसने यह कहकर हाँ कर दी, माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही करिए। शादी की तिथि सुनिश्चित की गई। सब मुहूर्त देखकर संजय की शादी नीलम से संपन्न हो गई। संजय शादी के 1 हफ्ते तक घर पर ही रहा। बहू के आने से घर में बड़ी रौनक थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। संजय नौकरी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसको 1 हफ्ते बाद नौकरी की वजह से बॉम्बे के लिए निकलना पड़ा। उसके जाने से मन उदास हुआ, परंतु ये सोचकर कि अब तो घर में बहू आ गई है तो मन की उदासी कुछ कम होगी। शुरू में बहू का रवैया मेरे साथ ठीक था। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। बहू अक्सर अपनी सहेली से मिलने जाया करती थी।
उसकी सहेली रानी की शादी भी वहीं हुई थी। उसका ससुराल 2-3 गली छोड़कर ही था। वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद बहू ने भी उसी स्कूल में नौकरी करने की बात कही जिस स्कूल में उसकी सहेली रानी पढ़ाया करती थी। मैं और संजय तो नहीं चाहते थे कि बहू नौकरी करे, क्योंकि अब भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ था। परंतु जब बहू ने ज़्यादा जिद की तो हमें मानना पड़ा। मैंने भी यही सोचा कि मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे बच्चों को भी उनके अनुसार उनका जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही बहू का रवैया मेरे प्रति बदलने लगा था। ना वह मेरे पास बैठती थी, ना मुझसे बातें करती थी, और स्कूल से आने के बाद घंटों घंटों फ़ोन पर ही व्यस्त रहा करती थी। जब मैं पूछती तो कभी कहती माँ का फ़ोन है, तो कभी कहती बहन का फ़ोन है। और तो और अब उसने मेरा अपमान करना भी शुरू कर दिया था। अब उसने मुझे माँ जी की जगह मुझसे बुढ़िया कहना शुरू कर दिया। उसके कमरे का दरवाज़ा भी घंटों बंद रहा करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ लेने गई तो मुझे उसकी अलमारी से सिगरेट का एक पैकेट मिला। वह पहले ही सिगरेट पीती थी या वह पीनी शुरू की है, मैं नहीं जानती। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मैंने उसे किसी राहुल नाम के लड़के के साथ बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मेरा शक यकीन में बदल गया। ना जाने कब से वह हमें धोखा दे रही थी। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया ताकि मैं चुप रहूं, परंतु वह मुझे जान से मारने का इंतज़ार कर रही थी। यह मैं नहीं जानती थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं दर्शन करके मंदिर से वापस आ रही थी। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैंने कार में थी। राहुल नीलम की थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई पड़ रही थीं, परंतु मैं बदहवाशी की हालत में थी। उसके बाद मैंने अपने आप को पानी में पाया। मुझे लगा जैसे अब मेरी मृत्यु निकट है। अगर तुम वहाँ नहीं होते, इतना कहकर कमला जी रोने लगती हैं। उसी रात नीलम और राहुल जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं। नीलम काफ़ी डरी हुई थी, परंतु राहुल उसे समझाता है और उसके पति संजय को फ़ोन करने के लिए कहता है। नीलम अपने डर पर काबू पाकर संजय को फ़ोन करती है और बोलती है, संजय, माँ जी मंदिर अभी तक नहीं आई हैं। मैं उनको देखने गई थी पर वो वहाँ नहीं हैं। पता नहीं माँ जी कहाँ चली गईं। कीर्तन खत्म होने के बाद घर के लिए निकली थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है संजय, रात भी काफ़ी हो चली है, ना जाने माँ जी कहाँ होंगी। हे भगवान। संजय नीलम की बात सुनकर चौंक जाता है और नीलम से आस पड़ोस में भी पूछने के लिए कहता है। मैंने आस पड़ोस में सब जगह पूछ लिया और सब जगह ढूंढ लिया, परंतु मुझे कहीं नहीं मिली। नीलम ने संजय की बात का जवाब देते हुए कहा, संजय प्लीज़ तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे माँ जी की बड़ी चिंता सता रही है। अजीब अजीब शंकाएं मन में उभर रही हैं। नीलम ने कहा, नीलम तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। मेरे आने तक तुम घर में रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद करना। कुछ भी पता लगते ही मुझे फ़ोन करना। अपना और पिंकी का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर संजय ने फ़ोन रख दिया और तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। उधर नीलम ने राहुल को भी उसके घर भेज दिया और संजय के आने का इंतज़ार करने लगी। संजय को आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी। बॉम्बे से अहमदाबाद तक का सफ़र उसने जैसे तैसे तय किया और अपने आंसू कैसे रोके, यह सब वह और उसका भगवान ही जानता है। घर आते ही नीलम उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। संजय ने उसको चुप कराया और सबसे पहले वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर संजय ने मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने के लिए कहा। पुलिस ने उनको माँ जी के लापता होने के पोस्टर भी जगह जगह लगाने की सलाह दी। संजय के लिए तो रात काटनी मुश्किल हो गई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद भी उसे खुद अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो चुकी थी। उसने फ़ोन करके सारे रिश्तेदारों से कमला जी के बारे में पूछा। वह बिना नाश्ता किए भूखे पेट पुलिस स्टेशन से कुछ खबर आने का इंतज़ार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ अशोक को माँ जी की बात पर सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। अशोक ने माँ जी से कहा, माँ जी आपके साथ जो हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी माता पिता के साथ ऐसा ना हो। परंतु माँ जी आपको आवश्यक ही अपनी बहू और उस कमीने इंसान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन बेटा मैं बूढ़ी विधवा औरत क्या कर सकती हूँ। कमला जी ने अपनी आँखों से
झलकते आंसुओं को रोक कर कहा, माँ जी, वही तो, आप एक नारी हैं। आप नहीं जानती कि आप में अपार शक्ति छुपी हुई है। आप वह नारी हैं जिसने जीवन की कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप वो नारी हैं माँ जी जिसने अपनी बहू पर ममता लुटाई। आप वो नारी हैं जो दुर्गा का रूप धारण करके ऐसी बहू को सबक सिखा सकती हैं। आप एक माँ हैं, और एक माँ, एक नारी जब अपनी पर आ जाए तो वह धरती अंबर हिलाकर रख देती है। फिर जरा सोचो माँ जी, ऐसे क्रूर लोगों को यदि समाज में यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो ना जाने आप जैसी कितनी माताएं, कितने माँ बाप ऐसी घिनौनी साजिशों का शिकार होते रहेंगे और वे मौत मरते रहेंगे। भगवान ने आपको ये दूसरा जन्म इसीलिए दिया है ताकि उन लोगों को उनके हिस्से का दंड देकर आप समाज का उद्धार कर सकें। और फिर आपका बेटा संजय, क्या आप उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगी ताकि जो हाल उन लोगों ने आपका किया वही आपके संजय और पिंकी का करें? फिर अशोक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, माँ जी, मेरे अपने सगे माँ बाप के बिना मैंने अपना जीवन कैसे काटा है यह मैं ही जानता हूँ, परंतु हर रिश्ता खून का नहीं होता। माँ जी, कुछ रिश्ते भगवान एहसासों के बिना बनाता है, जैसे एक ही रात में अब आपका और मेरा बन चुका है। आज मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। अशोक ने अपनी बात पूरी की। उसकी बात सुनकर कमला जी को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनके भीतर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो उठा। बोलो बेटा, अब आगे क्या करना है? कमला जी ने पूछा। माँ जी, वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जैसा मैं कहता हूँ आप करती जाओ। बस अब आप उठिए और त्रिशूल उठाइए और दुर्गा का रूप धारण कर लीजिए। अगले ही दिन अशोक बाजार जाकर ज़रूरत का कुछ सामान लेकर आता है। उनके आने वाले कुछ दिनों की प्लानिंग में लग जाता है और हफ्ते भर के लिए ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करके नीलम और राहुल से बदला लेने की सारी प्लानिंग करने लगता है। इधर सारी प्लानिंग करके अशोक और माजी अपनी बारी खेलने के लिए पूर्ण तैयार थे। उधर पुलिस कमला जी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी, परंतु उनका कहीं नामो निशान तक न मिला। पुलिस ने कहा, हम उनकी तलाश जारी रखेंगे, जैसे ही कोई खबर मिलेगी आपको सूचित कर देंगे। अब संजय पुलिस की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिलने का इंतज़ार करते करते 5 दिन बाद जॉब की वजह से आंखों में आंसू लिए वापस बॉम्बे लौट जाता है। इधर दूसरी तरफ सबसे पहले अशोक ने नीलम और राहुल के आने जाने की सारी जानकारी जमा की और आस पड़ोस के भी सारा जायजा कर लिया। अगले दिन रात को दीवार फांदकर अशोक राहुल के घर में गया। उसके घर में लाल रंग के पैरों के निशान बना डाले और इसी तरह कमला जी और अशोक ने अपनी पहली बारी खेली। राहुल रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसने अपने आंगन में लाल पैरों के निशान, जो कि उल्टी दिशा में बने हुए थे, देखकर दंग रह गया। निशान देखकर मालूम पड़ता था कि कोई अंदर से बाहर की तरफ गया है। राहुल सोच में पड़ गया। अब रात भर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगले दिन यह बात उसने नीलम को बताई तो वह जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, राहुल डार्लिंग, कल रात तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली होगी। नहीं नीलम, मेरा महम नहीं है, राहुल ने कहा, परंतु नीलम उसको चुप करार दिया। नीलम को क्या खबर थी कि अगली बारी उसकी ही थी। रात में नीलम राहुल से बात करके सो गई। आधी रात में किसी की पायल की झनकार की आवाज़ से उसकी आँख खुली। कौन है? कौन है बाहर? नीलम ने अपने डर को छुपाते हुए पूछा। जैसे ही नीलम ने पूछा वह आवाज़ शांत हो गई। जैसे ही नीलम चुप हुई फिर पायल की झनकार की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। अब तो नीलम डर के मारे थर थर काँपने लगी थी। उसने सबसे पहले राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर उसने संजय को फ़ोन लगाया तो संजय ने भी फ़ोन नहीं उठाया। डर के मारे वह पूरी रात जागती रही। सुबह जाकर उसकी आँख खुली, जिसके कारण ना तो वह खुद स्कूल जा पाई और ना ही पिंकी को भेज पाई। कुछ 10 बजे के आसपास राहुल के फ़ोन से उसकी आँख खुली। राहुल ने स्कूल ना आने का कारण पूछा तो उसने रात की घटना का वर्णन किया। अब तुम्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, राहुल ने नीलम की बात सुनकर कहा। फिर वह बोला कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं इस बारे में। स्कूल के बाद राहुल नीलम से मिलने उसके घर आया। नीलम, अगर तुम कहो तो आज रात मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं? राहुल ने नीलम से पूछा। नहीं नहीं राहुल, ऐसा संभव नहीं है। पिंकी को इन सबसे दूर रखना चाहती हूँ। हाँ, परंतु अपना फ़ोन साउंड पे रखना। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुरंत तुमको आ जाना, नीलम ने राहुल से कहा। राहुल घर चला गया
और आज रात फिर नीलम अकेली रह गई। नीलम डरते डरते सो गई, परंतु बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ से अचानक उसकी आंख खुली। जैसे ही नीलम बेड से उठी और दरवाज़ा खोला तो किसी की काली परछाई नजर आई। बस फिर क्या था, वह दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर में घुसी। मिनट से पहले राहुल को फ़ोन लगाकर घर बुला लिया। राहुल, ये सब आखिर हो क्या रहा है? यही कहीं यह कमला की आत्मा तो नहीं? नीलम ने डरते हुए राहुल से पूछा। नहीं नहीं नीलम, ऐसा नहीं है, राहुल ने नीलम की बात काटते हुए कहा। पर राहुल, जब से हमने उस बुढ़िया को मारा है तब से ही ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ। अभी दोनों बातों में व्यस्त थे कि अचानक लाइट चली गई, और अब लाइट वापस आई तो दोनों के डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर खून से लिखा हुआ था, तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। अब डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। नीलम, हमें लगता है इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, राहुल ने डरते हुए नीलम से कहा। राहुल, आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम भूल गई क्या? अभी कुछ दिन पहले ही हमने किसी का मर्डर किया है। पुलिस अभी तक बुढ़िया को ढूंढ रही है। ऊपर से अगर हम रिपोर्ट लिखवा देंगे तो पुलिस को सबसे पहले हम पर ही शक जाएगा, नीलम ने दांत भींचते हुए कहा। यार नीलम, सास में तुम्हारी थी, मेरी नहीं, राहुल ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। राहुल, तुम सच में डर के मारे पागल हो गए हो। अरे जब पुलिस मुझे पकड़ेगी तो दूसरा नंबर तुम्हारा ही मिलेगा ना, नीलम ने फिर कहा। अच्छा बाबा चलो, अब बहस नहीं करते। ऐसा करते हैं, कल पुजारी जी को बुलाकर हम दोनों के घर में हवन करवाते हैं, राहुल ने नीलम को तसल्ली देते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने पंडित को बुलवाकर पहले नीलम के और फिर राहुल के घर पर हवन करवाया। पंडित जी दोनों घरों की शुद्धि करके चले गए। दोनों के मन में अब थोड़ी सी शांति थी। रात के करीब 3 बजे राहुल के कमरे की टिक टिक घड़ी करती घड़ी अचानक से नीचे गिर गई। उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी और उसका टूटा हुआ कांच उठाया तो कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में लग गया, जिससे काफ़ी खून बह रहा था। कटे हाथ के कारण वह अपने लिए टिफ़िन तैयार नहीं कर पाया, तो उसने सुबह नीलम को फ़ोन करके 2 टिफ़िन लाने के लिए कहा। नीलम ने मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना दी, टिफ़िन तैयार कर लिया। अशोक, जो उन दोनों के फ़ोन डिटेल्स की चैट हर गतिविधि पर चील की तरह नज़र जमाए बैठा था, मौका पाकर उसने सब्जी का डिब्बा बदल डाला। नीलम ने राहुल के लिए बनाया टिफ़िन उसको दे दिया। ब्रेक में जैसे ही उसने टिफ़िन खोला, टिफ़िन देखकर उसकी आंखें 4 हो गईं। टिफ़िन में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसका जी मिचलाने लगा और उल्टी करने के लिए जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ भागा, उसे रहा न गया तो उसने स्टाफ रूम में सबके सामने ही उल्टी कर दी। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। पूरे स्टाफ रूम में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। नीलम को उसने इस बात पर बहुत डांटा, क्योंकि वह प्योर शुद्ध शाकाहारी था, परंतु नीलम नहीं जानती थी कि वह मांस का टुकड़ा डिब्बे में कैसे आया। अब इन बातों से राहुल का सिर चकराने लगा था। उधर नीलम जैसे ही अपने घर पहुंची तो वह दंग रह गई। आंगन में उसकी नई साड़ी खून से लथपथ पड़ी थी। यह वही साड़ी थी जो उसकी सासू माँ ने सालगिरह पर उसको उपहार में भेंट की थी। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। ना ही तो वह उस पुलिस को बता सकती थी, ना ही संजय को, क्योंकि उसको अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था। कई दिनों तक दोनों के साथ इस तरह का अजीब अजीब घटनाएं घटती रहीं। उसी रात राहुल नीलम से बात करते करते अपने घर की छत पर जा पहुंचा। अपनी मुड़ेर के पास खड़ा वह बातों में व्यस्त था कि दूसरी साइड की मुड़ेर पर सफ़ेद उजली साड़ी पहने कमला जी मुड़ेर पर बैठी दिखाई दी। सफ़ेद उजली साड़ी, लंबे घने बाल कमर तक आ रहे थे, लंबे लंबे नाखून, मुंह से टपकता हुआ खून देखते ही राहुल की चीख निकल जाती है और उसके पांव जैसे लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी, यहाँ तक कि वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। उधर कमला जी और अशोक का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर राहुल को जब होश आता है तो रात के करीब 2:30 बज गए थे। वह डरते डरते अपने कमरे में आता है। फ़ोन वापस ऑन करता है तो उसमें नीलम की कई मिस कॉल होती हैं। वह फ़ोन दोबारा बंद कर देता है और उसका सिर चकराने लगता है।
उसकी हालत किसी पागल के जैसे होने लगी थी। एक तो वह रात भर सो नहीं पाता, ऊपर से अब उसे हर तरफ कमला जी का एक काला साया नजर आने लगा था। उसके दिलो दिमाग पर जैसे कमला जी की तस्वीर छप चुकी थी, जो उसने छत की मुरेड़ पर देखी थी। उधर नीलम को कई बार राहुल को फ़ोन ट्राई करके सोच चुकी थी। अचानक प्यास के कारण उसकी आंख खुली तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। जैसे ही उसने पानी पीकर किचन की लाइट बंद की, अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह डर गई और दोबारा लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की, रोने की आवाज़ बंद हो गई। उसने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही उसने किचन से बाहर निकलकर भागना चाहा, किचन का दरवाज़ा खट खट करके बंद हो गया। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा। जैसे ही वे पीछे मुड़ी, कमला जी उसके पीछे चाकू लेकर खड़ी थी। अंधेरे में अपनी बड़ी बड़ी आंखें नीलम को जैसे खाने को दौड़ रही थीं। उनके पूरे कपड़े गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह नीलम की ओर देखने के लिए बढ़ी। नीलम की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसकी जान गले तक आकर अटक गई थी। डर और दहशत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। मुंह खोलकर अपनी सासू मां से माफ़ी मांगनी चाहिए, परंतु जवान मानो किसी ने फेविकॉल से चिपका दी हो। मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। नीलम के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे कि अचानक लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। अब किचन में कोई ना था। वे गिरते पड़ते अपने कमरे की तरफ दौड़ी। राहुल को फ़ोन लगाया, परंतु उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। हनुमान चालीसा का जाप करते करते जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर जाकर पूजा करने और भगवान से अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उधर राहुल डर के मारे पागलों की तरह जागता रहा। फ़ोन ऑफ करके घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब सुबह के 5 बजने को आए थे। कहते हैं मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हुआ। भगवान ने आज उसे उसी की बदहवाशी की हालत में लाकर छोड़ दिया, जिस बदहवाशी की हालत में उसने और नीलम ने मिलकर कमला जी को नदी में धक्का दिया मरने के लिए। उसका दिमाग जैसे ही घड़ी की सुई की तरह चलते चलते रुक जाने की भांति रुक गया। कोई आवाज़ थी जो उसको दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। ना जाने उसे अचानक क्या हुआ। वह बैठा बैठा उठ खड़ा हुआ, कमरे का दरवाज़ा खोलकर निकला और उसका शरीर जैसे बर्फ़ की सिल्ली की तरह भांति ठंडा हो चुका था। घर का मेन दरवाज़ा खोल वह बाहर निकल गया और जो उसने चलना शुरू किया, बस नंगे पाँव भोर के इस अंधेरे में चलता ही जा रहा था। ना जाने कहाँ और क्यों, बस रॉबर्ट की भांति चलता ही जा रहा था। चलते चलते वह उसी नदी के पुल पे जा पहुंचा, जहां अभी कुछ समय पहले उसने कमला जी को अपने स्वार्थ के लिए फेंका था। वह नंगे पांव पुल पर खड़ा हुआ और सीधा नदी में छलांग लगा दी। इस तरह उसने उसके कुकर्मों का दंड मिला। उधर नीलम सुबह होते ही राहुल को फ़ोन पर फ़ोन लगाई जा रही थी, परंतु फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। पिंकी को अकेला छोड़कर राहुल के घर जाकर देखना उसने आवश्यक न समझा, और यह सोचकर कि हो सकता है राहुल अभी रात भर मेरी तरह सो ना पाया हो, इसलिए देर तक सो रहा हो, उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो, वह राहुल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते अब दिन के 11 बज चुके थे। तभी अचानक फ़ोन बजता है। नीलम को लगता है राहुल का फ़ोन होगा, परंतु फ़ोन की स्क्रीन देखते ही तो पता लगता है फ़ोन तो रानी का होता है। हेलो नीलम। नीलम, राहुल इज़ डेड। उसने नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इतना सुनकर फ़ोन झट से उसके हाथों से गिर जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, अपना सिर पीटने लगती है, परंतु यह आंसू पीड़ा के नहीं, डर के थे। डर उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया था। वह पागलों की तरह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। आखिर कमला ने अपना बदला ले ही लिया और अब अगली बारी मेरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मुझे नहीं मरना। अब मैं क्या करूं? कमला मुझे मार देगी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पुलिस, हाँ पुलिस जी अब मुझे बचा सकती है। मुझे राहुल की तरह नहीं मरना। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बोलते बोलते उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। वह डर के मारे नंगे पांव पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ती चली जा रही थी।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने अपना बयान दर्ज कराया, जो इस प्रकार था। मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं संजय कुमार शर्मा की पत्नी हूँ। मेरे सहयोगी और मैंने मिलकर 20 फरवरी की शाम लगभग 8:30 बजे अपनी सास कमला को यमुना नदी के पुल से धक्का देकर मार डाला। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। नीलम का बयान लेकर पुलिस ने तुरंत संजय को फ़ोन लगाया और जल्द से जल्द अहमदाबाद पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और अपनी एक टीम को नीलम के द्वारा बताए हुए लोकेशन पे कमला जी को ढूंढने के लिए लगा दिया। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि कमला जी जिंदा हैं और वह अशोक नाम के किसी लड़के के घर में रहती हैं। पुलिस की टीम कमला जी और अशोक को लेकर सीधा थाने आ जाती है। कुछ देर बाद संजय जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है, सामने अपनी मां को जीवित देखकर लिपटकर बुरी तरह रोता है। परंतु अभी तक संजय नीलम के कुकर्मों से अनजान था, क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसको कुछ नहीं बताया था। उसके चुप हो जाने के बाद जैसे ही सीनियर पुलिस ऑफिसर जग्गू प्रताप उसे सब बताते हैं, संजय की आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो जाती हैं। वह सीधा नीलम के पास जाता है और पुलिस कस्टडी रूम में बैठी होती है। संजय 2 जोरदार तमाचे उसके गाल पर जड़ता है, परंतु वहां पुलिस उसको कानून अपने हाथ में लेने से रोक देती है। नीलम पर अब अपडेट टू मर्डर का धारा लग चुकी है और अगले दिन सुबह उसको अहमदाबाद कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, जहां कमला जी और अशोक के सिवा बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक तरफ नीलम, दूसरी तरफ कमला जी और फिर अशोक को बारी बारी कटहरे में खड़ा कर उनका बयान लिया गया। कोर्ट, पुलिस और संजय खुद अशोक को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नीलम रो रो कर जज साहब, अपनी सास कमला जी और अपने पति संजय से माफ़ी मांगती है, परंतु ना ही उनको कमला जी माफ़ करती हैं और ना ही कानून, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसे घिनौने कुकर्म की कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए उसको आजीवन कारावास दंड दिया जाता है। अब कमला जी और उनकी पोती पिंकी और बेटा संजय एक साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पिंकी को कमला जी ने इतना प्यार दिया कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। तो दोस्तों, कमला जी ने अपनी बहू और राहुल को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे।